हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने इस चैनल स्टडी विद ए के चौहान में। आज एक बार मैं फिर से आप लोगों के बीच टॉपिक लेकर आया हूं एबीजी। एबीजी स्टैंड्स फॉर आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस। ठीक है, तो इस टॉपिक को आज हम इस क्लास में कवर करने वाले हैं। बहुत अच्छी तरह से पूरा वेल डिफाइंड तरीके से इसको हम आज कवर करेंगे। और आपने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे जो आगे आने वाले वीडियो हैं आपके पास तक सबसे पहले पहुंच सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, एबीजी होता क्या है दोस्तों। एबीजी यहाँ पर टॉपिक ओवरव्यू में मैंने लिखा हुआ है। एबीजी क्या है? आर्टीरियल ब्लड गैस जो है यह एक महत्वपूर्ण क्या है, डायग्नोस्टिक टेस्ट है, जो क्या करता है, पेशेंट्स के एसिड बेस बैलेंस, ऑक्सीजनेशन और वेंटिलेशन स्टेटस को समझने में क्या करता है, मदद करता है। देखो, आर्टीरियल ब्लड गैस क्या है, पेशेंट जब हमारा सिक होता है तो उस दौरान हम उससे क्या क्या पता कर सकते हैं एबीजी से। एसिड बेस बैलेंस कि एसिड बेस का क्या स्टेटस है, पेशेंट्स का ऑक्सीजनेशन बोले तो कि उसके अंदर जो है ऑक्सीजन की मात्रा पेशेंट्स के ब्लड में कितनी है, सैचुरेशन ऑफ द ऑक्सीजन क्या है। वेंटिलेशन स्टेटस को समझने में क्या करेगा, हमारी मदद करेगा। यह टेस्ट जो है क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग में भी बहुत अहम रोल अदा करता है। क्रिटिकल केयर मैनेजमेंट में भी क्या है, इसका बहुत अहम रोल होता है। और इमरजेंसी केसेस में क्या करता है, लाइफ सेविंग रोल ये जो है निभाता है। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि एबीजी की डेफिनेशन क्या होती है, नॉर्मल एबीजी की वैल्यूज क्या होती हैं, वो सारी चीजें समझेंगे। क्या क्या एबीजी के टेस्ट में क्या क्या पैरामीटर कवर होते हैं। एसिड बेस डिसऑर्डर की बात करें तो एसिडोसिस और अल्कोलोसिस को आप समझ पाएंगे। एबीजी रिपोर्ट को फिर हम स्टेप बाय स्टेप इंटरप्रेटेट करेंगे कि कैसे कैसे उसको इंटरप्रेटेट किया जा सकता है, कैसे हम एबीजी को पढ़ सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम इसमें स्टडी करेंगे। ठीक है, और क्या क्या कॉमन क्लिनिकल सिनेरियोज हो सकते हैं जहां पर हमें एबीजी के टेस्ट की जरूरत पड़ती है, इन सारी बातों का अध्ययन हम इस क्लास में करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एबीजी में देखेंगे कि नॉर्मल रेंजेस क्या होती हैं इसकी। नॉर्मल रेंज की बात करूं तो इसकी जो देखिए पैरामीटर्स, तो एबीजी में बहुत सारे पैरामीटर्स आते हैं, उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह भी हैं, बेस डेफिसिट वगैरह भी रहता है। लेकिन मेन पैरामीटर्स जिनसे हम क्या करते हैं, एबीजी को इंटरप्रेटेट करते हैं, वो पैरामीटर मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले पीएच की बात करें। पीएच क्या है, पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है। पीएच की जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो 7.352 क्या होती है, 7.45 है, इसको आप याद रखेंगे। फिर आता है PaCO2। PaCO2 बोले तो पार्शियल प्रेशर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। हमारा जो ब्लड है उसमें CO2 की मात्रा कितनी है, तो वो नॉर्मल रेंज कितनी होती है, 35 to 45 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। MMHg स्टैंड्स फॉर मिलीमीटर ऑफ मरकरी। तो इसका जो यूनिट है PaCO2 को मेजर करने का वो क्या है, MMHg है। कई बार एग्जाम्स में पूछ लिया गया है कि PaCO2 को जो है एबीजी में जो मेजर करते हैं उसका यूनिट क्या है, तो मिलीमीटर ऑफ मरकरी में हम इसको क्या करते हैं, इसको मेजर करते हैं। फिर आता है बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट कितना होता है, 22 से 26 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है, ये इसकी नॉर्मल वैल्यू। PaO2 क्या होता है, वो 80 to 100 mmHg होता है, या 100 मिलीमीटर ऑफ मरकरी भी बोल सकते हैं। और जो SaO2 होता है, सैचुरेशन वो कितना होना चाहिए, 95 to 100% होना चाहिए। तो दीज वाज द नॉर्मल पैरामीटर्स या नॉर्मल रेंजेस ऑफ द एबीजी पैरामीटर्स। ये आपको याद रखनी पड़ेंगी। पीएच 7.35 to 45। PaCO2 को याद करने के लिए इसके जो पॉइंट बाद की जो डिजिट हैं, ये आप नॉर्मली क्या होता है, PaCO2 की वैल्यू होती है 35 to 45, तो इससे याद रख सकते हैं। पीएच कितना था नॉर्मल, 7.35 से 7.45, और PaCO2 कितना है, 35 to 45। बाइकार्बोनेट हमने देख लिया, और PaO2 देख लिया कितना रहता है, 80 to 100 mmHg, SaO2 95 to 100%। आशा करता हूं यहां तक आपको समझ आया। ये पैरामीटर्स आपको याद रखने होंगे। अब चलते हैं आगे। देखिए, व्हाट शुड आई एक्सपेक्ट ड्यूरिंग एन आर्टीरियल ब्लड गैस। जब हम एबीजी का टेस्ट करते हैं तो हमें क्या क्या चीजें जो हैं हम एक्सपेक्ट करते हैं, क्या क्या चीजें हमें पता होना चाहिए। देखिए, मोस्ट ब्लड टेस्ट जो होते हैं वो ब्लड सैंपल लिया जाता है कहां से, वेन से। लेकिन एबीजी का सैंपल हम कहां से लेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है, फॉर एन आर्टीरियल ब्लड गैस टेस्ट अ रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट विल टेक ए सैंपल ऑफ ब्लड फ्रॉम वन ऑफ योर आर्टरीज। तो एबीजी का जो टेस्ट होता है वो हम सैंपल कहां से कलेक्ट करते हैं, हम आर्टरी से कलेक्ट करते हैं। क्योंकि बिकॉज देयर आर हायर ऑक्सीजन लेवल्स इन द ब्लड फ्रॉम एन आर्टरी देन द ब्लड फ्रॉम अ वेन। आप जानते ही हैं कि आर्टरी से लेते क्यों है, क्योंकि आर्टरी के अंदर क्या होता है, जो ऑक्सीजन लेवल होता है वो क्या रहता है, ज्यादा रहता है। इसलिए हम एबीजी का जो सैंपल है वो कलेक्ट करते हैं कहां से, आर्टरी से। अब कहां कौन कौन सी आर्टरी हो सकती हैं,
A respiratory therapist usually takes the sample from an artery inside your wrist known as radial artery. यहाँ पर आप देख पा रहे हैं डायग्राम में कि जो एबीजी का मोस्टली जो सैंपल लिया जाता है वो कहाँ से लिया जाता है। ये तो हमने पता कर लिया कि आर्टरी से लिया जाता है। कौन सी आर्टरी हो सकती है? तो यूजुअली जो आर्टरी यूज की जाती है, सबसे ज्यादा जो सैंपल लेने वाली जो आर्टरी है वो होती है हमारी रेडियल आर्टरी। कौन सी आर्टरी होती है? सैंपल डायग्राम में आप देख रहे हैं, ये हमारी रेडियल आर्टरी है और ये जो जा रही है हमारी क्या है? अल्नर आर्टरी जा रही है। तो सबसे ज्यादा सैंपल कहां से लिया जाता है? रेडियल आर्टरी से लिया जाता है। Sometimes they may take sample from an artery in your arm. इसके अलावा कहां से लिया जा सकता है? आर्म से भी ले सकते हैं। तो आर्म में यहां पर क्या होता है? यहां पर होती है हमारी ब्रेकियल आर्टरी। ठीक है, ब्रेकियल आर्टरी से भी सैंपल लिया जा सकता है। और ग्रोइन रीजन, ग्रोइन रीजन में क्या होता है? हमारी फीमोरल आर्टरी होती है। तो ये 3 आर्टरी हैं जहां से हम यूजुअली सैंपल लेते हैं। इनमें से भी सबसे ज्यादा कॉमन जो है वो है हमारी रेडियल आर्टरी। ठीक है, अगर बात करें न्यूबॉर्न की, तो न्यूबॉर्न केसेस में क्या होता है देखते हैं। इफ अ न्यूबॉर्न नीड्स एन आर्टीरियल ब्लड गैस टेस्ट, अगर हमें किसी न्यूबॉर्न का एवीजी करना है तो जो क्या सैंपल हम कहां से ले सकते हैं? मे टेक सैंपल फ्रॉम द बेबीज हील या फिर अम्बलाइकल कॉर्ड। उसकी हील से या फिर हम अम्बलाइकल कॉर्ड से क्या कर सकते हैं? सैंपल ले सकते हैं। तो यहां तक आपने समझा एबीजी क्या है। एबीजी आर्टरियल ब्लड गैस एनालिसिस होता है। इसमें हम क्या करते हैं? आर्टरी से ब्लड सैंपल लेते हैं। ब्लड सैंपल किस किस आर्टरी से लिया जा सकता है? यूजुअली हम रेडियल आर्टरी से लेते हैं सैंपल, उसके अलावा ब्रेकियल से लिया जा सकता है, उसके अलावा फीमोरल आर्टरी से भी सैंपल ये हमारा लिया जा सकता है। चलते हैं अगली स्लाइड पर। अब क्या क्या स्टेप्स होते हैं ब्लड कलेक्शन के? अगर आप आर्टेरियल सैंपल ले रहे हैं तो आपको क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने होंगे? देखिए, अंडर एसेप्टिक प्रिकॉशंस जो आपके होते हैं उन सबको आप फॉलो करेंगे। जो मेन बात है यहाँ पर आर्टेरियल सैंपल लेने की वो क्या है? सबसे पहला पॉइंट देखते हैं। टेक अ लिटिल अमाउंट, क्या करना है? एक लिटिल अमाउंट ऑफ हेपेरिन इन अ 2 ml सिरिंज। हमें क्या करना है? थोड़ा सा हेपेरिन लेना है 2 ml सिरिंज में। किस चीज के लिए? टू लुब्रिकेट द इनर वॉल ऑफ द सिरिंज। जो सिरिंज है उसकी इनर वॉल को करने के लिए लुब्रिकेट, एंड देन फ्लश आउट द हेपेरिन कंप्लीटली। देखिए हम क्यों ले रहे हैं यहाँ पर हेपेरिन। हेपेरिन क्या है? एक एंटीकोगुलेंट का काम करता है। तो हमने हेपेरिन इसलिए लिया कि हमारा ब्लड जो है आर्टेरियल ब्लड वो क्लॉट ना हो जाए, उससे बचने के लिए हमने क्या किया? एक 2 ml की सिरिंज ली। सिरिंज को हमने क्या किया? उसकी इनर वॉल ऑफ द सिरिंज को पूरा हमने लुब्रिकेट किया। किससे? हेपेरिन से। उसके बाद जो बचा हुआ हेपेरिन था सिरिंज में हमने उसको फ्लश आउट कर दिया। फिर उसके बाद क्या किया? 2 ml ऑफ आर्टेरियल ब्लड हमने कलेक्ट किया। किसमें? जो हमने सिरिंज को हेपेरिनाइज किया था। और कई कई जगह पर ये ऑलरेडी हेपेरिनाइज सिरिंज जो है आती हैं, उसमें हमें हेपेरिनाइज करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, उसके बाद क्या करना है? फिलिंग द सिरिंज कंप्लीटली इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप एबीजी में से एबीजी का सैंपल लेते हैं, आपने मान लो 2 ml सिरिंज में सैंपल लिया और ब्लड आपका निकला है 1.5 ml, तो आपको क्या करना है? उसको पूरा एयर जो है उसकी निकाल देनी है। मेन यहाँ पर वही बात बताई है कि फिलिंग द सिरिंज कंप्लीटली इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि उस जो आपने सैंपल लिया है 2 ml के सिरिंज में, तो जो 1.5 ml मान लो सैंपल आया, तो 0.5 ml का जो वॉल्यूम है, जो स्पेस है, उसमें क्या है? एयर है। तो वो एयर क्या करेगी? उसके एबीजी के रिजल्ट को क्या करेगी? उसको मैनिपुलेट कर देगी, उसको डिटेरियोरेट करेगी। हमें उससे बचना है। हमारा एग्जैक्ट वैल्यू के लिए हमें क्या करना है? उस एयर को उसमें से निकाल देना है। सिरिंज हमारी कंप्लीटली फिल होनी चाहिए। रिमूव द बबल्स क्विकली, वही बता रहे हैं कि जो बबल्स उसमें आए हुए हैं उसको आप निकाल दीजिए। और जो उसका नीडल का इफ अगर कोई बबल है निकाल दिया, निकालने के बाद क्या करना है? नीडल कैप लगा देना है, जिससे कि वो क्या हो? एयर उसके अंदर ना जा पाए। फिर मिक्स द ब्लड इन द सिरिंज जेंटली बाय द रोटेटिंग द सिरिंज बिटवीन द पाम्स ऑफ द हैंड्स टू इंश्योर द मिक्सिंग ऑफ द ब्लड विद हेपेरिन। उसके बाद क्या करना है? हमको सिरिंज को इस तरह से क्या करना है? रोटेट करना है। हाथ दोनों हथेलियों के बीच में रख के भी ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर हम उसको क्या करना है? जिससे कि हमारा जो हेपेरिन एंटीकोगुलेंट की तरह हमने यूज किया है वो इस सिरिंज में क्या हो? कंप्लीटली मिक्स हो जाए। और उसके बाद उसको लैबोरेटरी भेज देना है, वहां से उसकी रिपोर्ट हमें मिल जाएगी। अब देखिए कुछ एंटीकोगुलेंट यहां पर दिए गए हैं। हेपेरिन है, EDTA है, सोडियम सिट्रेट है, वॉरफेरिन है। ये कॉमनली यूज एंटीकोगुलेंट है। वॉरफेरिन तो क्या होती है? टैबलेट फॉर्म में आती है। ठीक है, तो इसका तो यहां कोई लेना देना है नहीं, इसको हटा देते हैं। हम बात कर रहे हैं लिक्विड की।
ठीक है, सॉल्यूशंस की। तो ईडीटी और सोडियम सिट्रेट हम क्यों नहीं लेते, एबीजी में हम हेपारिन को ही प्रेफर क्यों करते हैं? इसकी वजह ये है कि ईडीटी क्या है, ये एसिडिक सॉल्यूशन होता है, एसिडिक होता है। सिट्रेट क्या होता है, ये भी एसिडिक एंटीकोगुलेंट है, इसलिए हम इनको यूज नहीं करते। ये क्या करेंगे, हमारे उस एबीजी के रिजल्ट को क्या करेंगे, खराब कर देंगे। आगे आप देखेंगे एबीजी हम कराते ही बेसिकली एसिड बेस बैलेंस को चेक करने के लिए है कि एसिडोसिस है या एल्कोलोसिस है। और अगर आप उस जगह पर सोडियम सिट्रेट या ईडीटीए टाइप के एंटीकोगुलेंट यूज करेंगे तो उससे क्या होगा, हमारा जो एबीजी का रिजल्ट है वो एक्चुअल रिजल्ट हमें नहीं मिल पाएगा। ठीक है, ये यहां तक हमने देखा कि एबीजी का टेस्ट होता क्या है, ये एक लेबोरेटरी टेस्ट है और कैसे कैसे लेना होता है, क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, क्या क्या उसकी नॉर्मल रेंजेस होते हैं, ये हमने अब तक यहाँ पर इस जो है हमने इस स्लाइड्स के माध्यम से ये सारी चीजें समझने का प्रयास किया। अब एबीजी को इंटरप्रिटेट करने के लिए, एबीजी को समझने के लिए हमें जरूरत है सबसे पहले हम पीएच स्केल को समझें। देखिए पीएच स्केल क्या होता है, पीएच स्केल होता है कि कोई भी सॉल्यूशन है वो एसिडिक है या फिर वो बेसिक है, अम्लीय है या फिर क्षारीय है, इस बात को अगर हमें डिटरमाइन करना है, इस बात को अगर हमें पता लगाना है तो हमें उसके लिए जरूरत पड़ेगी पीएच स्केल की। वो कैसे, अगर किसी सॉल्यूशन का पीएच हमारा कितना है, 7 है, मान लीजिए कोई सॉल्यूशन है और अगर उसका पीएच हमारा 7 रहता है तो इसका मतलब है कि वो न्यूट्रल है, ना तो वो एसिडिक है ना वो क्या है, बेसिक है। बेसिक को हम एल्कालाइन भी बोलते हैं। किसी का पीएच 6.5 है मान लीजिए, तो वो कैसा हो गया, वो एसिडिक होना शुरू हुआ। तो इस तरफ क्या है, एसिड की वैल्यू बढ़ती जाएगी। 7 से नीचे जितना आएगा कोई भी सॉल्यूशन का पीएच मान, तो वो सॉल्यूशन उतना एसिडिक होता चला जाएगा, और 7 से जितना ऊपर जाएगा वो क्या होता चला जाएगा, बेसिक होता चला जाएगा। तो हमने अभी देखा कि हमारा जो ब्लड है उसकी जो पीएच होती है वो कितनी थी, हमारी ब्लड की पीएच थी 7.35 टू 7.45, ये हमने पीएच देखा। और हम यहाँ पर बता रहा हूँ आपको कि जो किसी भी सॉल्यूशन का अगर पीएच है वो 7 है तो न्यूट्रल है, 7 से ऊपर जाएगा तो एल्कलाइन होगा, नीचे आएगा तो एसिडिक होगा। और ब्लड की पीएच कितनी थी, 7.35 टू 7.45, तो हम कह सकते हैं कि ह्यूमन ब्लड जो होता है वो क्या होता है, स्लाइटली एल्कलाइन इन नेचर होता है। ये बात हमें यहाँ पर समझ आ जाती है। अब चलते हैं आगे। देखिए हमने ह्यूमन ब्लड का पीएच बताया कि 7.35 से 7.45 होता है। अब बात आपको यहां पर यह समझ आएगी कि एबीजी का टेस्ट जो है इतना महत्वपूर्ण क्यों है और इसका इतना इंपॉर्टेंट रोल क्यों है क्रिटिकल केयर मैनेजमेंट में। देखिए अगर हमारा जो ब्लड पीएच है उसकी वैल्यू अगर 7.8 से ऊपर जाती है तो बहुत ज्यादा एल्कलाइन हो जाएगा ये, ठीक है। और एल्कलाइन ज्यादा होने की वजह से, ज्यादा बेस बढ़ने की जगह से क्या हो सकता है, डेथ हो सकती है पेशेंट की। उसी तरह अगर हमारा ब्लड का पीएच 7 से नीचे जाएगा तो 7 से नीचे जाने वाले केस में क्या होगा, एसिडिक कंडीशन बढ़ेगी, और एसिडिक कंडीशन बढ़ेगी तो इस केस में भी डेथ हो सकती है, ठीक है। तो पीएच का नॉर्मल रहना बहुत जरूरी है। इसीलिए हम क्या करते हैं, कुछ कुछ क्लिनिकल सिनेरियोज हैं, कुछ कुछ डिजीज हैं जिनमें ये पीएच चेंज होता है, तो उसी से बचने के लिए हम क्या करते हैं, एबीजी टेस्ट कराते हैं और अपने पेशेंट्स का जो है स्टेटस हम पता करते हैं। अब चलते हैं इंटरप्रिटेशन की बात पर आते हैं। देखिए मैंने आपको अभी बताया था कि जो एबीजी में हमें पैरामीटर्स देखने होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। एक पैरामीटर होता है हमारा पीएच, एक पैरामीटर होता है हमारा PaSO2, ठीक है, एक पैरामीटर होता है हमारा PaCO2 और एक पैरामीटर होता है हमारा बाइकार्बोनेट आयन, ठीक है। बेस डेफिसिट वगैरह वो भी देखते हैं, पर जो मेन पैरामीटर्स हैं वो यही हैं। अगर पीएच बढ़ता है, एसिड बेस बैलेंस का बेसिक्स यहां पर लिखा हुआ है, पीएच अगर बढ़ रहा है तो मैंने बताया था पैरामीटर में कि 7 से अगर ऊपर बढ़ेंगे तो हमारा क्या होगा, एल्कलाइन कंडीशन बढ़ेगी, नीचे आएंगे तो क्या होगा, हमारी एसिडिक कंडीशन बढ़ेगी। पीएच अगर हमारा बढ़ता है तो क्या होगा, एल्कलोसिस होगा, 7.45 से ऊपर जाएगा तो। पीएच अगर हमारा 7.35 से नीचे जाएगा तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे एसिडोसिस। समझ आया, 7.35 से नीचे वाली कंडीशन को एसिडोसिस बोला जाएगा, 7.45 से ऊपर वाली कंडीशंस को क्या बोला जाएगा, एल्कलोसिस बोला जाएगा। अब इस पीएच का घटना या बढ़ना, इसके 2 कारण हो सकते हैं। कौन कौन से कारण यहां पर लिखा हुआ है, या तो इसका कारण हो सकता है रेस्पिरेटरी या फिर इसका कारण होता है मेटाबॉलिक, ठीक है। रेस्पिरेटरी में क्या कारण हो सकता है, पेशेंट अच्छे से सांस नहीं ले पा रहा होगा, सांस नहीं लेगा तो क्या होगा, CO2 रिटेंशन होगा, CO2 ब्लड में बढ़ेगा, और जब CO2 की मात्रा ब्लड में बढ़ती है, और तो CO2 क्या होता है, एक तरह से एसिडिक इन नेचर होता है, क्योंकि इसको समझाऊंगा मैं आपको। देखिए यहाँ पर एक इक्वेशन लिखी हुई है
कि हमारी बॉडी में जब CO2 रिलीज होता है तो वो वाटर के साथ मिलके क्या बना देता है, बाइकार्बोनिक एसिड बनाता है H2CO3। और ये बाइकार्बोनिक एसिड क्या करता है, बाइकार्बोनेट आयन और हाइड्रोजन आयन में आगे जो है क्या होता है, टूट जाता है। टूटने के बाद ये इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो CO2 है ये कैसा होता है, CO2 होता है हमारा एसिडिक इन नेचर। कैसा होता है CO2, एसिडिक, एसिडिक नेचर में होता है। इसलिए जब भी CO2 बढ़ेगा इसका मतलब है कि एसिडोसिस होगा, और जब भी CO2 घटेगा तो इसका मतलब है एल्कलोसिस होगा। ठीक है, तो CO2 बढ़ने से क्या होता है, देखिए CO2 ये मैंने बताया, जब CO2 बढ़ेगा तो अल्टीमेटली होगा क्या, अल्टीमेटली होगा ये CO2 बढ़ेगा तो एसिडिक कंडीशन बढ़ेगी, एसिडिक कंडीशन बढ़ेगी मतलब pH की वैल्यू कम आएगी, तो ये यहाँ पर एसिडिक हो जाता है। ठीक है, एसिडोसिस बोलते हैं। और एक चीज अभी आपको और आगे बताऊंगा कि pH और PaCO2 इनकी वैल्यू हमेशा आपस में अपोजिट चलती है। अगर pH बढ़ रहा होगा तो PaCO2 क्या करेगा, घटेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। फिलहाल वैसे अभी 1 मिनट रुकिए आप, इसको थोड़ा सा रफ करता हूं। ठीक है, तो ये आपने देखा कि pH हमने सबसे पहले समझा, हमारा एबीजी में एक पैरामीटर था pH, तो हमने बताया pH अगर घटेगा तो वो कंडीशन होगी एसिडोसिस, pH अगर बढ़ेगा तो वो कंडीशन क्या होगी, एल्कलोसिस। यहां तक समझ में आया। रीजन हमने बता दिया कि pH घटने बढ़ने का कारण या तो रेस्पिरेटरी हो सकता है या मेटाबॉलिक हो सकता है। अब इंटरप्रिटेशन की बात करें तो सबसे पहले pH था, pH हमने बताया, एसिडोसिस हुआ, एल्कलोसिस हुआ। बात आती है PaCO2 की। PaCO2 मैंने आपको बताया कि एसिडिक होता है नेचर में, क्योंकि यहां पर मैंने आपको दिखा भी दिया कि CO2 क्या करता है, वाटर के साथ मिलकर बाइकार्बोनिक एसिड बनाता है जो एसिडिक नेचर में है, और इसका फिर डिवीजन हो जाता है बाइकार्बोनेट में और हाइड्रोजन आयन में। तो CO2 एसिडिक नेचर में होने की वजह से क्या होता है, जब भी PaCO2 बढ़ता है, PaCO2 बढ़ेगा, और CO2 कैसा है, एसिडिक नेचर में, जब ब्लड में CO2 की मात्रा बढ़ेगी तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। और जब CO2 की मात्रा कम होगी तो उसको हम बोलेंगे रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, क्योंकि एसिड कम हो रहा है, एसिड कम हो रहा है इसका मतलब उसकी बेस बढ़ ही रहा होगा, तो एल्कलोसिस उस कंडीशंस में हम उसको बोलेंगे। फिर आता है अगला स्टेप 3 आता है बाइकार्बोनेट आयन। बाइकार्बोनेट को हम मेटाबॉलिक फैक्टर भी बोलते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, ये मेटाबॉलिज्म की वजह से जो है यहाँ पर ये सारी चीजें होती हैं। तो अगर बाइकार्बोनेट कम होता है तो कम होने वाली कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एसिडोसिस। ठीक है, बाइकार्बोनेट क्या है, हमारा बेस है, जब ये कम होगा तो क्या होगा, एसिडोसिस बढ़ेगा, एसिडोसिस कंडीशन बढ़ेगी, एसिड बढ़ेगा, और जब बाइकार्बोनेट बढ़ता है तो उसको हम बोलते हैं एल्कलोसिस। तो इसको याद रखने का एक शॉर्ट ट्रिक है, उसे हम रोम रूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रोम रूल। रोम की अगर मैं फुल फॉर्म यहां पर देखूं तो रेस्पिरेटरी फैक्टर क्या होंगे, अपोजिट होंगे। RO का मतलब हो गया रेस्पिरेटरी अपोजिट होगा, और ME का मतलब होता है मेटाबॉलिक क्या होगा, इक्वल। तो मेटाबॉलिक फैक्टर हमारा क्या होता है, बाइकार्बोनेट आयन होते हैं। तो बाइकार्बोनेट आयन और हमारा pH क्या होंगे, ये तो इक्वल हो रहे होंगे। अगर pH बढ़ रहा होगा तो बाइकार्बोनेट आयन भी बढ़ाएंगे, pH घट रहा होगा तो बाइकार्बोनेट आयन भी क्या हो रहे होंगे, घट रहे होंगे। ठीक है, घटने का मतलब ये है कि दोनों की कंडीशन सेम रहेगी। और अगर रेस्पिरेटरी फैक्टर में क्या होगा, ये दोनों PaCO2 और pH एक दूसरे के हमेशा अपोजिट रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है, रेस्पिरेटरी में pH और PaCO2 क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, और मेटाबॉलिक वाले केस में pH और बाइकार्बोनेट आयन हमेशा क्या रहते हैं, इक्वल डायरेक्शंस में रहते हैं। देखिए यहां पर कुछ कॉमन डिसऑर्डर्स हैं। अब आप ये तो चीज समझ ही गए होंगे कि हमने क्या क्या एबीजी में देखना होता है। एबीजी में एक हमने देखना होता है pH, एक हमने देखना होता है PaCO2, और एक हमने मेनली देखना होता है बाइकार्बोनेट आयन। बाइकार्बोनेट आयन pH अगर बढ़ रहा होता है तो बढ़ने वाली कंडीशन में क्या होता है, एल्कलोसिस, और अगर pH अगर घट रहा होता है तो घटने वाली कंडीशन में क्या होता है, एसिडोसिस। सेम बाइकार्बोनेट के साथ है, बाइकार्बोनेट अगर आपके बढ़ रहे हैं तो बढ़ने वाली कंडीशन में होगा एल्कलोसिस, बाइकार्बोनेट अगर आपके घट रहे हैं तो इस कंडीशन में क्या होगा, हमारा मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ठीक है, बाइकार्बोनेट को देखिए दो चीजें होती हैं, pH और बाइकार्बोनेट। अगर बाइकार्बोनेट की वजह से कोई चीज हो रही है, pH में चेंजेस आ रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे मेटाबॉलिक एसिडोसिस या मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। और PaCO2 की वजह से अगर pH में कोई चेंजेस आ रहे हैं तो इसको हम बोलेंगे रेस्पिरेटरी एसिडोसिस या फिर रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। ठीक है, तो अब ये जो एसिड बेस बैलेंस से रिलेटेड कुछ कॉमन डिसऑर्डर्स हैं, इनको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो पहला है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। देखिए रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है तो इसका मतलब क्या होगा, pH कम तो हो रहा होगा 100%। एसिडोसिस की केस में pH क्या होगा, हमेशा क्या होगा, कम होगा।
तो पीएच यहां पर कितना है 7.23। ठीक है, अब रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, इसका मतलब क्या है कि जो CO2 है, CO2 बढ़ रहा होगा। जब एक तो नॉर्मली आपको मैंने रोम रूल बताया कि जब पीएच कम हुआ है तो CO2 डेफिनेटली बढ़ेगा, तो वही हुआ, CO2 हमारा एसिडिक नेचर में था, CO2 बढ़ रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या है हमारा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि नॉर्मल पीएच की वैल्यू क्या थी हमारी, वैसे 7.35 टू 7.45 थी, लेकिन यहाँ पर घटकर कितनी हुई 7.23, इसलिए हमने एसिडोसिस माना। दूसरा, CO2 की मात्रा हमारी यहाँ पर क्या हुई, बढ़ी है। CO2 हमने कितना बताया 35 टू 45 होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है 54 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है, तो ये, और हमारा बाइकार्ब कितना है, नॉर्मल है। तो ये कंडीशन कही जाएगी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। इसके कॉजेज क्या हो सकते हैं, COPD, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज होती है, अस्थमा हो गया, या हाइपोवेंटिलेशन। हाइपोवेंटिलेशन का मतलब होता है कि पेशेंट्स को प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं हो पा रहा है, उसका वेंटिलेशन कम है, जिसकी वजह से CO2 रिटेन कर रहा है। और इसी तरह अस्थमा में क्या होता है, पेशेंट CO2 रिटेन करता है, सेम सिचुएशन होती है COPD के केसेस में। तो इन जिन केसेस में CO2 रिटेन होता है, CO2 रिटेन होने की वजह से पीएच जो होता है वो क्या होता है, कम हो जाता है, और बाइकार्बोनेट्स की वैल्यूज क्या रहती हैं, वो नॉर्मल रहती हैं। इसे हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। अगली कंडीशन आती है हमारी रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। क्या होती है, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस के केस में पीएच क्या है, पीएच देखिए, जब भी आप सिर्फ एल्कलोसिस देखें, इस रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस में आप पहले सिर्फ एल्कलोसिस को समझें। तो एल्कलोसिस है तो आप आंख बंद करके कह सकते हैं कि पीएच की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, बड़ी होगी, डेफिनेटली बड़ी हुआ, 3.45 टू 7.45 होता है। तो 45 से ऊपर है, कितनी है 7.49, ठीक है, एल्कलोसिस है, समझ आ गया। अगला हमने देखा कि रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस की बात कर रहे हैं, तो बाइकार्बोनेट पे तो कोई फर्क पड़ा नहीं होगा, नहीं पड़ा, बाइकार्बोनेट हमारा नॉर्मल है, 24 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है। लेकिन PaCO2 की वैल्यू क्या हुई होगी, कम हुई होगी, क्योंकि CO2 एसिडिक नेचर में होता है, और अगर एल्कलोसिस हो रहा है इसका मतलब या तो एसिड कम हुआ होगा या एसिड बड़ा, वो CO2 की वैल्यू बड़ी होगी। तो यहाँ पर क्या है, CO2 की वैल्यू क्या है, कम हुई है। कम होने की वजह से बेसिसिटी, जो सॉल्यूशन है उसका बेसिसिटी बढ़ेगी। तो यही हुआ है यहाँ पर, जब पीएच एल्कलोसिस था, एल्कलोसिस में पीएच बढ़ी, तो PaCO2 जो था, कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू क्या आएगी, कम आएगी। तो ये, और इसके केसेस क्या क्या कॉज हो सकते हैं। कॉज में होता है हमारा हाइपर वेंटिलेशन, पेशेंट्स को ज्यादा वेंटिलेट कर दिया, एंजाइटी हो सकती है, पेन हो सकता है, फीवर हो सकता है, ये सारी कंडीशंस में क्या हो जाता है, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस वाली कंडीशन देखने को मिलती है। अगला आता है मेटाबॉलिक एसिडोसिस। देखिए मैंने बताया था कि रेस्पिरेटरी जहां पर भी यूज हो उसका मतलब CO2 की बात हो रही है, मेटाबॉलिक जहां पर भी यूज हो इसका मतलब बाइकार्बोनेट की बात हो रही है। तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस में क्या होगा, एसिडोसिस है तो सबसे पहले हमें पता लग जाएगा पीएच कम हुई होगी, पीएच कम हुई है 7.35 से 7.45 नॉर्मल, जबकि यहां पर कितना है 7.31। अब मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, इसका मतलब मेटाबॉलिज्म की बात है, तो इसका मतलब बाइकार्बोनेट में चेंज आएगा। और बाइकार्बोनेट मैंने रोम रूल अभी बताया था, रोम रूल में क्या होता है कि रेस्पिरेटरी की फैक्टर हमेशा अपोजिट चलता है पीएच के, और मेटाबॉलिक फैक्टर हमेशा कैसे चलेगा, इक्वल चलेगा। तो यहां पर आपने वही देखा है कि पीएच अगर 7.31 मतलब कम हुआ है तो हमारा मेटाबॉलिक में इक्वल चलता है, तो हमारा बाइकार्ब भी क्या हुआ होगा, कम हुआ होगा। कितना हुआ है कम, यहां पर देखें 18 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है, ठीक है, जबकि 22 से 26 नॉर्मल होता है, तो ये भी कम हुआ था। दिस कंडीशन कॉल्स मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ठीक है, इसके क्या क्या कॉज हैं, डीके, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में, रीनल फेलियर वाले केसेस में, डायरिया के केसेस में, सेप्सिस के केसेस में मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन देखने को मिलती है। आगे चलते हैं, अगला आता है मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। देखिए एल्कलोसिस आया, सीधा सा आप ध्यान रखेंगे कि पीएच बढ़ा है, और पीएच बड़ा है, लेकिन है कौन सा एल्कलोसिस, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस है। मेटाबॉलिक एल्कलोसिस इसका मतलब बाइकार्बोनेट आयंस की वैल्यू भी बड़ी होगी, और हमारा जो CO2 फैक्टर है वो नॉर्मल रहेगा। तो पीएच 7.49 है, जो कि 7.45 से ज्यादा, और बाइकार्बोनेट हमारा कितना है 30 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, जो कितना है हमारा 22 से 26 से जो नॉर्मल रेंज होती है उससे ज्यादा है, PaCO2 नॉर्मल है। तो दिस कंडीशन कॉल्ड मेटाबॉलिक एसिडोसिस। इसके कॉज, सॉरी मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, इसके कॉज क्या क्या हो सकते हैं, वोमिटिंग हो गया, एनजी सक्शन हो गया, और डायूरेटिक्स जो पेशेंट्स को चलते हैं उसकी वजह से भी मेटाबॉलिक एल्कलोसिस हो जाता है। तो यहाँ पर आपको समझ आया, एबीजी इंटरप्रिटेशंस में हमने कुछ कुछ चीजें देखी थी। एक तो हमने रोम रूल देखा, ठीक है, देखिए आप 3 पैरामीटर समझ जाइए, पीएच का मतलब, और PaCO2 का मतलब, और बाइकार्बोनेट का। पीएच
हमेशा बढ़ेगा तो एल्कलोसिस कंडीशन बोली जाएगी, घटेगा तो एसिडोसिस। अब एसिडोसिस और एल्कलोसिस किस वजह से हो सकते हैं, उसके दो कारण होते हैं, या तो रेस्पिरेटरी फैक्टर मतलब PaCO2 हो सकता है, या फिर मेटाबॉलिक फैक्टर मतलब बाइकार्बोनेट आयन हो सकते हैं। अगर PaCO2 की वजह से हो रहा है तो उसको रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस कहेंगे। और हमें यह भी पता है कि रोम की वजह से रेस्पिरेटरी फैक्टर हमेशा अपोजिट चलता है, पीएच बढ़ रहा होगा तो PaCO2 हमेशा कम हो रहा होगा। जबकि मेटाबॉलिक फैक्टर है तो मेटाबॉलिक फैक्टर में क्या होता है, ये इक्वल चलते हैं पीएच के। तो अगर पीएच में चेंजेस इस बाइकार्बोनेट की वजह से हुए हैं तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस और मेटाबॉलिक एल्कलोसिस कहेंगे। देखिए अब यहाँ पर इसको और थोड़ा सा आप अगर एबीजी को स्टडी करना चाहेंगे, इंटरप्रेटेट करना चाहेंगे, तो आपको तीन चीजें पता होनी चाहिए। एक अनकंपनसेशन क्या होता है, एक पार्शियली कंपनसेटेड क्या होती है, एक फुली कंपनसेटेड क्या होती है। देखिए अनकंपनसेटेड का मतलब होता है पीएच आपका एबनॉर्मल है, ओनली वन अदर वैल्यू या तो PaCO2 या बाइकार्बोनेट नॉर्मल है, तो ये इंडिकेट करता है कि बॉडी हैजंट स्टार्टेड टू करेक्ट द पीएच। देखिए कंपनसेशन, पहले आप समझें कंपनसेशन होता है क्या है। जब भी हमारी बॉडी में पीएच चेंज होता है, ठीक है, पीएच चेंज हुआ, नॉर्मली बॉडी का पीएच 7.35 टू 7.45 है। जब भी बॉडी में पीएच चेंज होता है किसकी वजह से, या तो रेस्पिरेटरी कारण की वजह से या मेटाबॉलिक कारण की वजह से, जब भी चेंज होता है तो बॉडी ऑटोमेटिकली क्या करती है, उसको नॉर्मलाइज करने का काम करती है। ठीक है, मेटाबॉलिक फैक्टर जो होता है उसको उसका कंपनसेशन किसके द्वारा होता है, किडनी के द्वारा होता है हमेशा। ठीक है, और PaCO2 का जो कंपनसेशन होता है वो होता है हमारा लंग्स के द्वारा। किसके द्वारा, लंग्स। ठीक है, तो यहां पर बॉडी अपने आप क्या करेगी, उस पीएच को नॉर्मल लाने का काम करती है। तो जब पीएच नॉर्मल लाने का काम करती है उसको बोलते हैं कि बॉडी कंपनसेट कर रही है। तो अनकंपनसेशन वाले केस में क्या होगा, बॉडी में कोई रिएक्शन नहीं किया होगा, ना तो किडनी ना ही लंग्स एक दूसरे को हेल्प इस केस में नहीं कर रहे होते, इसलिए पीएच की वैल्यू क्या रहेगी, एबनॉर्मल रहेगी। और केवल एक ही वैल्यू, चाहे तो PaCO2 या बाइकार्बोनेट, आपने देखा इस केस में भी देखेंगे। तो ये केस कैसा है मेटाबॉलिक एल्कलोसिस का, ये अनकंपनसेटेड केस है। इसमें केवल पीएच में चेंज है और हमारा किस में चेंज है, बाइकार्बोनेट आयन में चेंज है। हमारा PaCO2 में कोई चेंज नहीं है, तो ये केस हो गया हमारा अनकंपनसेटेड। अब आता है पार्शियली कंपनसेटेड। पार्शियली कंपनसेटेड में क्या होगा, पीएच एबनॉर्मल होगी बट बोथ PaCO2 एंड HCO3 आर एबनॉर्मल, मीनिंग द बॉडी इज अटेम्प्टिंग टू करेक्ट द प्रॉब्लम। ठीक है, तो पार्शियली कंपनसेशन में क्या होगा, ये जो PaCO2 और बाइकार्बोनेट दोनों जो है वैल्यू चेंज मिलेंगी, तो वो होगी पार्शियली कंपनसेटेड। ठीक है, इसमें क्या होता है, देखिए कंपनसेशन होना पेशेंट्स के लिए फायदेमंद होता है। अगर बॉडी कंपनसेट कर रही है तो ये अच्छी बात होती है। ठीक है, अब पार्शियली कंपनसेशन के क्या केसेस होते हैं वो मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा। अगला है फुली कंपनसेटेड। फुली कंपनसेटेड में क्या होगा, पीएच की वैल्यू जो है बॉडी ने अपने आप ही क्या कर दिया होगा, नॉर्मल रेंज में ला दी होगी, बट PaCO2 एंड बाइकार्बोनेट आर स्टिल एबनॉर्मल। और PaCO2 और बाइकार्बोनेट क्या होंगे, हमारे अब भी एबनॉर्मल रहेंगे, और जिससे क्या होगा, बॉडी जो है करेक्टेड द इम्बेलेंस। इसमें यह है कि जिससे हमें पता लग जाएगा फुली कंपनसेटेड केस में कि बॉडी ने शुरू कर दिया है और करेक्ट कर दिया है, जो पीएच हमारा ऊपर नीचे हुआ था, एसिडोसिस या अल्कलोसिस की कंडीशन जो क्रिएट हुई थी, वो बॉडी ने कंपनसेट करके उसको नॉर्मलाइज कर दिया है। तो फुली कंपनसेशन वाले केस में आपसे एग्जाम्स में कई बार पूछ लेते हैं ऐसे पैरामीटर लिख के। तो फुली कंपनसेशन के केस में क्या होगा, पीएच हमारा नॉर्मल रहेगा 7.35 टू 7.45, और इसके अलावा PaCO2 और बाइकार्बोनेट दोनों की वैल्यूज में क्या होंगे, चेंजेस होंगे, वो अपनी नॉर्मल रेंज में नहीं होंगी। पार्शियली कंपनसेशन में पीएच एबनॉर्मल होगा, दोनों पैरामीटर्स भी एबनॉर्मल होंगे, बाइकार्बोनेट और PaCO2 ये भी क्या रहेंगे, एबनॉर्मल रहेंगे। तो पार्शियली अनकंपनसेटेड, पार्शियली कंपनसेटेड और अनकंपनसेटेड में क्या होगा, जो हमारा ये वाला केस है जिसमें पीएच एबनॉर्मल रहेगी और केवल एक पैरामीटर जो होगा वो एबनॉर्मल रहेगा। तो उम्मीद करता हूं ये चीजें आपको समझ आ गई होंगी। एक इस तरह से हम एबीजी को इंटरप्रेटेट करते हैं। इसमें आपको रोम रूल याद रखना है, इसमें आपको एसिडोसिस एल्कलोसिस की पीएच में चेंज होने से पीएच कम होती है तो एसिडोसिस ज़्यादा होती है तो एल्कलोसिस हो जाता है। ठीक है, ये बात याद रखनी है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि पीएच जो होती है हमारी, जो PaCO2 होता है वो हमारा रेस्पिरेटरी फैक्टर होता है और बाइकार्बोनेट होता है हमारा मेटाबॉलिक फैक्टर होता है। रेस्पिरेटरी फैक्टर मेटाबॉलिक फैक्टर को जब कंपनसेशन की बात आती है तो रेस्पिरेटरी फैक्टर को लंग्स कंपनसेट करते हैं, मेटाबॉलिक फैक्टर को क्या करती हैं, किडनी कंपनसेट करती हैं। आज थोड़ा क्लास लंबी हो जाएगी, इसलिए इस क्लास को यहीं विराम देते हैं। आशा करता हूं आपको यहां तक समझ आया होगा। अगली क्लास में हम कंपनसेशन वाले केसेस को स्टडी करेंगे। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।